एक ऑनलाइन ऐप जो सिर्फ लोगों के मोबाइल में दिखता था, लेकिन असली दुनिया में इस ऐप ने 6,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दुबई के लग्जरी होटल्स और भारत के छोटे शहरों के निर्दोष लोग सब इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड के जाल में फंस गए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महादेव बैटिंग ऐप स्कैम की। एक ऐसे ऑनलाइन जोड़ी की कहानी जो सिर्फ स्कैम नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम था जो पैसा भी चुराता था और कानून की आंखों में धूल भी झोंकता था। सौरभ चंद्राकर और रवि उपल। सौरभ चंद्राकर की जूस की शॉप थी और रवि उपल टायर शॉप चलाता था। दोनों की ही कमाई लिमिटेड थी। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों का एक ही सपना था, बहुत जल्दी रिच बनने का। इसलिए नया बिजनेस स्टार्ट किया। जूस की दुकान की सीमित कमाई उनके उस लाइफस्टाइल और फास्ट मनी के सपने के बिल्कुल उलट थी। इसी बेचैनी में 2017-18 में दोनों ने आईपीएल, ऑनलाइन बैटिंग और क्रिकेट सट्टा में पैसा लगाना शुरू किया। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये बैटिंग ही उनको हजारों करोड़ों का मालिक बनाने वाली है। लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लाखों रुपए वो हार गए। पैसे तो वो लाखों हार गए, लेकिन करोड़ों को एक आइडिया वो जीत गए। अब उनको समझ आ चुका था कि असली पैसा खुद खेल कर नहीं, दूसरों को खिलाने में है। इसी ख्याल से जन्म होता है महादेव बैटिंग ऐप का। और 2018 में दोनों ने मिलकर अपना खुद का ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की सोची। लेकिन भारत में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत बैटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटीज इलीगल मानी जाती हैं। कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन गेमिंग के लूप होल्स हैं, मगर क्रिकेटिंग सट्टा, स्पोर्ट्स बैटिंग, कैसीनो बैटिंग पूरी तरह से बैन है। अगर सौरभ और रवि भारत में महादेव बैटिंग ऐप को रजिस्टर करते तो उन पर तुरंत एफआईआर, अरेस्ट और लीगल एक्शन हो जाता। इसलिए उन्होंने सोचा, क्राइम करना है तो वहां से करो जहां कानून की पकड़ ढीली हो। इसलिए उन्होंने अपने ऐप को दुबई से ऑपरेट करने का प्लान बनाया। यहीं से शुरू हुआ महादेव बैटिंग ऐप और इसका नाम रखा गया अपने जूस की दुकान की याद में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर इंडिया में बैटिंग एप्स बैन है तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल जैसे एप्स कैसे चल रहे हैं? देखो, ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल जैसे एप्स खुद को गेम ऑफ स्किल बताते हैं। इन एप्स में आपको खुद की टीम चुननी होती है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी पड़ती है। यानी ये लक पर नहीं, आपकी नॉलेज और स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। इसलिए भारत में गेम ऑफ स्किल को कानूनी छूट मिली हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का 2017 का वर्डिक्ट भी है। मतलब गेम ऑफ लक इंडिया में बैन है, लेकिन गेम ऑफ स्किल इंडिया में बैन नहीं है। ड्रीम 11 जैसे एप्स आप हार जीत के लिए खुद की समझ और स्किल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको गैम्बलिंग नहीं बल्कि स्किल बेस्ड कंपटीशन माना गया है। जबकि महादेव ऐप में लोग आईपीएल मैचेस, कैसीनो गेम्स, पोकर, तीन पत्ती और लाइव सट्टा में पैसा लगाते थे। इसमें रिजल्ट पूरी तरह लक और चांस पर डिपेंड करता है, स्किल का कोई रोल नहीं होता है। भारत में गेम ऑफ चांस या लक पर सट्टा लगाना इलीगल है। इसलिए दोनों दोस्त पहुंच गए दुबई 2018-19 में अपने सपनों को लेकर। दुबई जाकर इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट, बिजनेस, डिजिटल सर्विस का काम शुरू किया। ऐसे करके उन्होंने 10-20 लाख रुपए जमा किए। कुछ उनकी सेविंग्स थी और कुछ अपने दोस्तों से या रिलेटिव से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए कुछ, जिसे यूएई में सेल कंपनीज के जरिए दिखाया गया। सेल कंपनी एक बोगस एंटिटी होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस ऑन पेपर वो एग्जिस्ट करती है। फिर उन्होंने महादेव ऐप सबसे पहले 2020 के लॉकडाउन में लॉन्च किया। सबसे पहले हैदराबाद के डेवलपर से शुरुआती बैटिंग प्लेटफॉर्म बनवाया गया। फिर दुबई में इंडियन और यूरोपियन डेवलपर्स को यूजर एक्सपीरियंस को सुधारने और डेटा ट्रैकिंग बनाने के लिए हायर किया गया। लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे थे और मोबाइल चला रहे थे। ये टाइम उन लोगों के लिए परफेक्ट था अपनी ऐप को हिट करने के लिए। अब क्वेश्चन है कि यूजर्स को ऐप से कैसे जोड़ा जाता था। महादेव ऐप का ऑफिशियल नाम पब्लिक में यूज नहीं होता था। ये कोई गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं थी। ये मोस्टली टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू प्रमोट किया जाता था। किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद या रिकमेंडेशंस पर एक बैटिंग एजेंट कांटेक्ट करता था। वो एजेंट दो इम्पोर्टेंट मोबाइल नंबर्स देता था। पहला, जिसमें यूजर को यूपीआई, पेटीएम, फोन पे से पैसे भेजने होते थे, और दूसरा जहां यूजर अपनी विनिंग्स क्लेम करने के लिए कांटेक्ट करते थे। इसके बाद
यूजर्स को मिलती थी एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जिससे यूजर लॉगिन करके गेम्स खेल सकते थे। ऐप के अंदर कई गेम्स अवेलेबल थे, जैसे कार्ड गेम्स, तीन पत्ती, रमी, पोकर, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, इवन इंडियन इलेक्शंस पर भी बैटिंग होती थी। लेकिन ये गेम्स मोस्टली रिग्ड होते थे, मतलब हार और जीत सब फिक्स होता था, जो दुबई में बैठे हुए लोग डिसाइड करते थे कि किसको हराना है और किसको जिताना है। इसमें डायरेक्ट रुपीज के ट्रांजैक्शंस को कभी शो नहीं किया जाता था। जब यूजर 1,000 रुपए ट्रांसफर करते थे तो उसके बदले उसको 1,000 पॉइंट्स मिलते थे, जो एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती थी। सब कुछ ऐप के अंदर पॉइंट्स के रूप में होता था। और अगर पैसों को विड्रॉ करना हो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पर पे आउट नंबर पर मैसेज भेजना पड़ता था, और पॉइंट्स को वापस रुपीज में कन्वर्ट कर कर उनको वापस रुपए भेज दिए जाते थे। ये पूरा ऑपरेशन दुबई के 20 लग्जूरियस विलाज से चलाया जा रहा था, जहां 3500 से ज्यादा स्टाफ काम कर रहे थे, और इंडिया के अंदर 3,200 बैटिंग पैनल्स का नेटवर्क बना रखा था। ये संगठन हर दिन 200 करोड़ रुपए तक कमा रहा था, जिसका मेजोरिटी हिस्सा सेल कंपनीज, फेक इनवॉइसेस और हवाला के थ्रू लॉन्डर किया जा रहा था। ईडी ने एस्टिमेट किया था कि इन्होंने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। ये क्या करते थे, छोटे शहरों के मिडिल क्लास लोग जिनको जल्दी रिच बनना होता था, उनको ऑनलाइन गेम्स खिलाते थे और शुरू में थोड़े पैसे जिता देते थे। फिर जब यूजर के मन में लालच बढ़ जाता था तो उनको जमकर लूटते थे। फिर यूपीआई के जरिए भारत में पैसा इकट्ठा किया जाता था, फिर उसको हवाला नेटवर्क और सेल कंपनीज के थ्रू दुबई भेजा जाता था। इस नेटवर्क में 70 से ज्यादा सेल कंपनीज और बेनाम में अकाउंट सिस्टम शामिल था। पैसे घुमाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो इंडिया में उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए, यूजर से एक फेक कंपनी में फिर एक और फेक कंपनी बनाई जाती थी दुबई में, और दिखाया जाता था कि दुबई वाली कंपनी ने इंडियन कंपनी को कुछ सर्विस दी है, और इसके बदले इंडिया वाली कंपनी दुबई वाली कंपनी को पेमेंट देगी, और इस तरह बिना कुछ रियल बिजनेस के पैसे पहुंचा दिए जाते थे। या कभी बोगस लोन दे दिया जाता था, जो कभी वापस नहीं होना होता है। फिर क्या होता है, दुबई में रहने के दौरान सौरभ चंद्राकर ने संपर्क बनाया दाऊद इब्राहिम के भाई मुश्ताक कास्कर से। फिर क्या होता है, कास्कर और उसका नेटवर्क ने इस ऐप में इन्वेस्ट किया जब उनको पता चला कि ये ऐप हर दिन के 200 करोड़ रुपए कमा रहा है। फिर उसी कोडिंग पर खेलो यार ऐप लॉन्च किया गया पाकिस्तान के लिए, जिससे एडिशनल वैल्यू इकट्ठी की गई। यहाँ इस ऐप की पर डे की कमाई 200 करोड़ रुपए थी। सोचकर देखिए ये पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा था, आम आदमियों से जो थोड़े से ज्यादा के लालच में लुटते जा रहे थे। फिर क्या होता है, फरवरी 2023 में शादी होती है सौरभ चंद्राकर की, जो एक बहुत ही लग्जरियस शादी की गई। इसमें प्राइवेट जेट से गेस्ट बुलाए गए भारत से दुबई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, जैसे टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, नेहा कक्कर, कपिल शर्मा, कीर्ति खरबंदा, विशाल रटलानी जैसे कई बड़े नाम, उनको वहां बुलाया गया। इस शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। इतनी लग्जूरियस मैरिज देखकर इंडियन एजेंसी को शक हुआ कि लीगली तो इनके पास पैसे हैं नहीं, तो ये इतना खर्चा कर कहां से रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। फिर 2023 में ही अलग अलग जगह जैसे गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, दुर्ग, भिलाई, रायपुर जैसी कई जगह पर लाखों रुपए के गबन की एफआईआर हुई, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल और भी कई लोगों पर। फिर सीबीआई और ईडी ने रेड्स की और पता लगा कि बैटिंग ऐप का संचालन दुबई से हो रहा था, और पूरे भारत में 3200 बैटिंग पैनल्स थे जो इंडिया में मैनेज कर रहे थे। बैटिंग रियल मनी में नहीं होता था, सब कुछ पॉइंट्स में होता था, ताकि मनी ट्रेल ना हो सके। बैकएंड से रिजल्ट रिगिंग होती थी, हार जीत पहले से ही डिसाइड किया जाता था। साफ तौर पर यूजर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। 70 से ज्यादा सेल कंपनीज थी, बेनामी अकाउंट्स थे, और इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे को वाइट करने के लिए किया जा रहा था। ईडी की जांच में पता लगा कि इसमें 6,000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और 2,426 करोड़ की संपत्ति ईडी के द्वारा अटैच भी की गई। इन्वेस्टिगेशंस में लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव्स, काफी चीजें सीज की गई। एक ब्लू डायरी भी मिली जिसमें नाम, पैसे, डेट और काफी कोड लिखे हुए थे।
इस डायरी के अकॉर्डिंग लगभग 22 करोड़ रुपए पर मंथ ऑफिसर्स और नेताओं को पहुंचाया जा रहा था। फेक इनवॉइसेस, व्हाट्सएप चैट्स, बैंक डिटेल्स, बड़े बड़े नेताओं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स पर एलिगेशंस लगे, जिन पर खूब पॉलिटिक्स हुई। इस पॉलिटिक्स में तो हम जाएंगे नहीं। इस केस में कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स जैसे रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हिमा कुरैशी, हिना खान, कपिल शर्मा, तमन्ना भाटिया और साहिल खान को या तो समन किया गया या उनसे पूछताछ की गई। आरोप है कि इन सितारों ने महादेव बैटिंग ऐप या उसकी एसोसिएट कंपनियों के लिए विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन या सोशल मीडिया प्रमोशंस किए थे। इन प्रमोशन के बदले में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी घोटाले से निकाले गए पैसे से भारी भुगतान किया गया, जिसे नकद या हवाला के जरिए इनको पेमेंट किया गया। फरवरी 2023 में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में करीब 17 बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल हुए। इनमें काफी बॉलीवुड स्टार्स पे ये एलिगेशंस लगे कि इनको पेमेंट इलीगल तरीके से की गई है। इन आरोपों के जवाब में एक्टर्स ने कहा कि हमने सिर्फ एक शादी अटेंड की जो कॉन्ट्रैक्ट या ब्रांड एंडोर्समेंट एग्रीमेंट के तहत काम किया गया है, हमें इसके इलीगल एंगल की जानकारी नहीं थी। कुछ ने कहा कि पेमेंट लेजिट तरीके से हमें मिली और उस पर टैक्स भी पेमेंट हमने किया है, और कहा कि हमने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट या पीआर एजेंसी के थ्रू पेमेंट ली है। कई आर्टिस्ट ने ये भी कहा कि हमने महादेव या बैटिंग ब्रांड का प्रचार डायरेक्टली कभी नहीं किया, बस वेडिंग इवेंट के लिए परफॉर्म किया और लीगली पेमेंट ली है। मुंबई पुलिस ने इस केस में एक्टर साहिल खान को अरेस्ट भी किया। साहिल खान पर एलिगेशंस थे कि उन्होंने महादेव ऐप नेटवर्क और उसकी सहयोगी वेबसाइट्स का डिजिटल प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया। सीबीआई और ईडी के अकॉर्डिंग he was just not a celebrity face but a brand ambassador and front end recruiter। हालांकि 5 दिन की पूछताछ के बाद साहिल खान को जमानत मिल गई। इसके बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को नवंबर 2024 में दुबई में पकड़ लिया गया। भारत सरकार ने 2024 के अंत में ही उनका एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट यूएई सरकार को सौंप दिया था और एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक वो दोनों दुबई में ही हैं। ये था एक 6000 करोड़ के घोटाले का सच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।